मुझे बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी साड़ी खुलकर पूरे बिस्तर पर फैली हुई थी। लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही थी वह गैर मर्दों की आवाज़ें थीं जो मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। भगवान कसम, क्या मस्त माल है इस राघव का। जी तो चाहता है कि इसे सारी रात यूं ही देखता रहूं। ये तो हमारी रात रंगीन कर देगी। ये उन मर्दों की आवाज़ें थीं जो मेरे आसपास खड़े थे और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। वे चारों मर्द भूखे भेड़ियों की तरह मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। जैसे ही एक शख्स ने आगे बढ़कर मेरी कमर पर हाथ रखना चाहा, तो मैं उस वक्त पर पछतावा करने लगी जब मेरे लिए राघव का रिश्ता आया था। मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था जब मैंने पहली दफ़ा तस्वीर में अपने होने वाले पति को देखा। कहाँ मैं, इतनी हसीन, सुशील और अल्हड़ हसीना। जो भी एक बार मुझे देखता मेरे हुस्न पर पिघल सा जाता। लेकिन मेरी कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि मेरा विवाह जिससे होगा वह बस मामूली से शक्ल सूरत का दिखने वाला होगा। आज के ज़माने में तो अच्छे रिश्ते मिलना भी मुश्किल हो चुके थे। इसी खातिर मेरी माता ने मेरे पास आकर मुझे यही संदेश दिया था कि बेटा, जो लड़का तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आया है उसी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दो। क्योंकि अगर यह रिश्ता भी हाथ से चला गया तो क्या पता दोबारा कोई रिश्ता आए या ना आए। मैं अपने माता पिता की मजबूरी भी समझती थी, लेकिन क्या करती। मैंने सारी ज़िंदगी जिस लड़के के साथ गुजारनी थी वह एक मामूली सी शक्ल सूरत का था। मेरी सहेलियां तो मेरा मजाक उड़ाती कि हूर के साथ यह लंगूर कहाँ से आ टपका, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। मैं सोच चुकी थी कि अपने पति को अपने आगे दबाकर रखूंगी, अपने काबू में रखूंगी, ताकि मेरे सामने ज़्यादा ज़ुबान ना चला सके और हमेशा अपने हुस्न को उसके मामूली शक्ल सूरत पर हावी करती रहूंगी। कुछ रोज़ बाद हमारी शादी के तमाम रस्म रिवाज शुरू हो चुके थे। मेरी और राघव की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में ही तय पाई थी। दहेज के नाम पर राघव ने हमसे कुछ नहीं लिया था। शायद यही वजह थी कि मेरे माता पिता को भी यह रिश्ता भला लगा था। अगर कोई और होता तो शायद बहुत सारा दहेज मांग लेता और मेरे मजदूर पिता इतना दहेज आखिर कहाँ से देते। बहरहाल, मैं रुखसत होकर अपने पति के साथ पराए देश से धार चुकी थी। मेरा ससुराल मेरे मायके से बहुत दूर था। 4 घंटे तक सफ़र करने के बाद मेरी हालत तो बेहद बुरी हो चुकी थी। मेरे ससुराल में एक मेरा पति और उसकी फूफी रहती थी। मेरे पति के माता पिता का कुछ अरसा पहले ही देहांत हो चुका था। शादी के सारे रस्म रिवाज और खर्चा मेरे पति की फूफी ने ही उठाए थे। पति की फूफी मुझे थामकर उस कमरे में लेकर गई थी जिसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाब की पत्तियां फैली हुई थीं, कैंडल्स जलाकर रखी गई थीं। बड़ा ही खूबसूरत बिस्तर दिल बनाया गया था जिस पर मेरा और राघव का नाम लिखा था। ये देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। इस रात का इंतज़ार तो हर एक व्यक्ति को ही होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। लेकिन लड़कियां आम तौर पर अपने जज्बात का इजहार नहीं करती क्योंकि यह इंतहाई अश्लील हरकत समझी जाती है। मेरे पति की फूफी भी पक्की उम्र की औरत थी, लेकिन बड़ी ही मजाकिया थी। मुझे देखकर कितने ही जुमले कह चुकी थीं जो कि बड़े ही बेशर्मों वाले थे, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराकर उनकी हर बात को हंसकर जवाब दे रही थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। मैं दुल्हन बनी घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठी थी। आज मेरी राघव के साथ सुहागरात थी और मेरा दिल बिल्कुल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। न जाने राघव आकर मेरे साथ कैसा व्यवहार करता। तभी धीरे से दरवाज़ा खुला। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो राघव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह चलता हुआ मेरी ओर आया और आकर मेरे सामने बिस्तर पर बैठकर पहले तो खामोश रहा, फिर मेरे साथ हल्की फुल्की बातें करने लगा। मैंने उसे किसी भी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, बल्कि इंता नकछड़ेपन से उसकी बात का जवाब दे रही थी। जब उसने आगे बढ़कर मेरा घूंघट उठाया, कितनी ही देर तो वह मुझे बगैर पलक झपकाए देखता रहा। फिर कहने लगा, आप तो सचमुच में बड़ी क्यूट हो जी। मेरी फूफी ने मुझे सिर्फ आपका नाम ही बताया था। मैंने तो उनको ही कह रखा था कि जिस मर्जी लड़की से मेरा विवाह करवा दें, बस लड़की घर गृहस्थी संभालने वाली हो। ये ना हो कि बीवी आ जाए फिर भी मुझे होटल से खाने मंगवाने पड़े। मैंने राघव से कहा, क्या आपको अपने लिए पत्नी चाहिए थी या फिर एक काम वाली बाई? मुझे तो लगा था मेरी जैसी पत्नी पाकर आप मेरे हुस्न की तारीफें करते करते नहीं थकेंगे, लेकिन पहला पति देख रही हूँ जो इतनी हसीन बीवी के सामने इस तरह की बातें कर रहा हो। मेरी झल्ली कटी बातों पर भी राघव मुस्कुराकर ऐसा जवाब देता कि मैं लाजवाब रह जाती। राघव ने अपने हाथों से मेरी ज्वेलरी उतारी थी।
उसका लम्स अपने वजूद पर महसूस कर मुझे झुरझुरी सी आ रही थी, लेकिन फिर भी खामोशी से बैठी रही। जितना मैं सोच रही थी कि राघव के साथ गलत रवैया रखूंगी, फिर जब उसका प्यार देखा तो मैं तो जैसे पिघल कर रह चुकी थी। उस रात मैंने पूरी तरह से अपना वजूद अपने पति को सौंप दिया था। राघव ने पहली रात में ही मुझे अपना दीवाना कर दिया था। मैं तो जैसे उसका साथ पाकर दुनिया भूल चुकी थी। मुझे मेरे पति के साथ खुश देखकर मेरे माता पिता भी सुकून की जिंदगी जीने लगे। हमारे रिसेप्शन के रोज़ मेरी माता मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम अपनी सहेलियों को भी आज रिसेप्शन पर बुला लो। बारात पर भी तुमने अपनी सहेलियों को नहीं बुलाया था। तुम्हारी विदाई के वक्त कोई भी सहेली मौजूद नहीं थी। अगर आज तुम अपनी सहेलियां बुला लोगी तो वे खुश हो जाएंगी। लेकिन मैंने अपने मन की बात सुनी तो अगले ही पल मैं गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। इस वक्त मैं वलीमे की दुल्हन बनी थी, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह तैयार हुई थी, और मेरा पति, जिसने सफ़ेद रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, बिल्कुल किसी जोकर की तरह लग रहा था। भले ही वह एक पुरकशिश शख्सियत रखने वाला था, लेकिन फिर भी मेरे मुकाबले में उसकी यह कशिश किसी काम में नहीं आने वाली थी। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ, क्या आपने राघव को देखा है? कहीं से भी वह मेरे साथ मेल नहीं खाता। अगर मैं अपनी सहेलियों को यहाँ पर बुला लूँ और वे मेरे इस काले कलूटे पति को देख लें तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। वे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी, यहाँ पर खुशियाँ नहीं मनाएंगी, बल्कि उल्टा शोक मना कर जाएंगी कि हमारे ग्रुप की इतनी हसीन लड़की की शादी इतने बदशक्ल लड़के से हो गई। अगर तो यह कोई करोड़पति होता तो भी मुझे खुशी होती अपनी सहेलियों को बताते हुए कि मेरे माँ बाप ने पैसा देखकर मेरी शादी इससे कर दी है। लेकिन अब देखो तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेरी शादी इससे कर दी गई क्योंकि यह हमसे दहेज नहीं ले रहा था। मैं यह बातें अपने ही ध्यान में करती जा रही थी कि जब कमरे से बाहर निकलने लगी तो तभी मुझे बाहर राघव खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर कोई तासीर मौजूद नहीं थी। एक पल को मैं घबरा सी गई थी, लेकिन इस वक्त मेरी अना और गरूर इस कदर हावी था कि मैं अपने शौहर को उसी हाल में छोड़कर आ गई। एक वलीमे का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कल रात तो मैं भी जज्बात में बहके और पति के साथ बड़ी अच्छी रात गुजार ली, लेकिन अब जब मैं अपने कमरे में आई तो सामने ही राघव मौजूद था। अगर वह मेरे साथ सख्ती बरतता या गुस्सा करता तो, या फिर गुस्से में मुझे तलाक ही दे देता, तो मैं तो अपना सा मुंह लेकर अपने माता पिता के घर जाकर बैठ जाती। मुझे अफसोस होने लगा था कि मैंने सारी जिंदगी राघव के साथ गुजारनी थी, लेकिन राघव का बड़प्पन था कि उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि वह तो मेरे साथ यूं था जैसे मेरी कोई बात उसे बुरी लगी ही ना हो। मैं अपने रवैये पर ही पछताने लगी थी। कई रोज़ यूं ही गुजर चुके थे। राघव के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत देखकर मैं भी उसके साथ बिल्कुल सामान्य होने लगी। राघव रोज़ मुझे कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाता। हम देर रात तक लॉन्ग ड्राइव करते रहते और फिर ही घर वापस आते। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छे से जा रही थी, लेकिन फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ और राघव की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो कुछ बरपा हुआ, मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी किसी से नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं रहूँगी। उसे रोज़ मैं अपने घर की सफाई में व्यस्त थी। काम बहुत ज़्यादा था और मैं अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। पहले जब मेरा पति घर आता था तो मैं सजी संवरी किसी दुल्हन की तरह इंतज़ार करती थी, लेकिन आज जब घर आया तो मेरी हालत ख़राब थी। मैंने काम वाले कपड़े पहन रखे थे, बाल भी बिखरे हुए थे, पसीने से मेरा पूरा वजूद भीगा हुआ था। तभी राघव आया और आकर मुझे पीछे से अपने हसरत में ले लिया। वह मेरी गर्दन पर अपना लब रख चुका था और मैं उसका लम्स महसूस कर तुरंत उससे दूर होने लगी और बोली, राघव, दूर हटो, मैं पूरी भीगी हुई हूँ, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मगर राघव मुझे मज़ीद अपने बाजुओं में दबा चुका था। कहने लगा, तुम तो मुझे हर हाल में ही अच्छी लगती हो, छोड़ो अब इन कामों को, चलो मेरे साथ, अब बहुत काम कर लिया तुमने। इतना कहकर राघव मुझे कमरे में ले आया और फिर अपनी पसंदीदा साड़ी और ब्लाउज़ निकालकर मुझे दे दिया। कहने लगा, जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये कपड़े पहन लो। ऐसे बिखरी हुई हालत में तुम बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें हर वक्त अपनी दुल्हन के रूप में तैयार देखना चाहता हूँ। मैं हैरान थी कि अचानक राघव को हो क्या गया है, लेकिन उस वक्त तो मुझ पर उसके प्यार का जादू चला हुआ था, इसलिए उसका असल चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी। फिर वह अपनी पसंदीदा साड़ी निकालकर मुझे देने लगा। कहने लगा, ये रंग तुम पर बहुत जचता है। मैं बाथरूम में फ़्रेश होने लगी। जब फ्रेश होकर बाहर आई तो राघव सामने बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझे उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं था,
वह मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मुझसे छुपकर ज़रूर पी लिया करता। मैं गुस्से से बाहर आई और राघव को कॉलर से पकड़कर बोली, राघव, ये क्या तरीका है? मैंने कहा था कि आप कभी भी इन गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं बोलती जा रही थी और राघव कितनी देर मुझे घूरता रहा। फिर उसने मुझे धक्का देकर दीवार के साथ लगा दिया। उस पर तो जैसे मेरे प्यार का खुमार सा छाने लगा था। कहने लगा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कसम से बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें इतनी सुंदर बीवी मिलती है। इतना कहकर राघव अपने आप पर कंट्रोल खोने लगा था। मेरे मुंह पर जैसे हाथ रख चुका था। फिर बिल्कुल दुल्हन की तरह मुझे सजा दिया था। फिर अपने हाथों से खाना बनाकर लाकर रखा। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता, बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया करता। मैं उस रात राघव के कंधे पर सर रखकर कितनी ही देर उससे बातें करती रही। कितनी देर रोमांटिक बातें करता रहा। काम करते करते मैं थक चुकी थी, इसलिए ना जाने कब मेरी आंख लगी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। सुबह मेरी आंख बड़ी मुश्किल से खुली थी, वो भी मेरे पति की आवाज़ से। कहने लगा, वक्त देखो क्या हो रहा है। मैंने आंखें खोली तो मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझ पर भारी वजन अपनी आंखों पर महसूस हो रहा हो। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी, लेकिन जिस्म का जोड़ जोड़ यूं दर्द कर रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त भरा काम करती रही हूँ। मेरा जिस्म जैसे अकड़ सा गया था। मैं अपने बिस्तर से उठना चाहती थी, लेकिन मेरी कमर इस कदर ज़्यादा दुख रही थी कि मैं एक सिसकारी लेकर बस टेक लगाकर बैठकर राघव को देखने लगी। राघव मेरे बालों में हाथ फेरता हुआ मेरे माथे पर अपने लब रख चुका था। कहने लगा, क्या हुआ मेरी जान को? क्या उठकर नाश्ता नहीं बनाकर दोगी? मैंने खुमार भरी नज़रों से राघव को देखा और कहने लगी, राघव, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। राघव मेरे बालों में हाथ फेर रहा था। उसने जो बात मुझसे की वह इतनी बेबाक थी कि मैंने राघव को खुद से दूर धक्का दे दिया और हंसती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। मैं मुस्कुराती हुई किचन में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ते ही चली गई। राघव मुझसे मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब मुझे चैन नहीं रहने दे रही थी। मैं हर वक्त बीमार बीमार सी रहने लगी। मेरा वजूद दुखता रहता, कमर तो जैसे मेरे बदन के साथ मौजूद ही ना थी। अब जो राघव रोमांस करने की कोशिश करता था तो मैं चिढ़ जाया करती। कहती, राघव, मुझसे दूर रहो, मुझे अब उलझन सी होने लगी है, मेरी सेहत काफ़ी गिरने लगी है, ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मगर राघव था कि सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मैं नाराज़ होने लगी तो राघव कहने लगा, ठीक है प्रीता, मुझे तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मैं राघव से कहने लगी कि अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए। मेरे माता पिता नाना नानी बनना चाहते हैं। हर बार जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी माँ मुझसे यही सवाल करती है कि मैं कब उनको खुशखबरी सुनूंगी। मैं ये बातें राघव के कंधे पर सर रखकर कह रही थी और साथ उसके सीने पर अपनी उंगली भी फेर रही थी। राघव मेरी बात सुनकर एकदम से खामोश हो चुका था। उसके चेहरे पर संजीदगी आ चुकी थी, जैसे वह परेशान सा हो चुका हो। कहने लगा कि अरे यार, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। लोग तो 2-3 साल तक अपनी शादी को एंजॉय करते हैं और फिर ही जाकर बच्चे पैदा करते हैं। अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है बच्चे पैदा करने का। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करेंगे और हमेशा खुश भी रहेंगे। मैंने जब राघव की बात सुनी तो हैरान रह चुकी थी। मर्दों को तो बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। बीवी से तो सबसे पहले डिमांड ही ये करते हैं कि खूबसूरत सा बच्चा अब हमें दे दो। लेकिन राघव तो सबसे अलग ही था। ऊपर से उनकी इतनी मोहब्बत से तो मेरा वजूद कमज़ोर होने लगा था। हर रात राघव मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया करता और खाना खाने के बाद मैं इस कदर गहरी नींद में सो जाया करती कि फिर मुझे किसी भी बात की होश ही नहीं रहती थी। इस बात की शिकायत मैंने राघव से भी की थी कि मुझे बहुत नींद आने लगी है। सारा सारा दिन नींद नहीं उतरती। न जाने क्या चक्कर है तो राघव हंस देता। हंसकर कहने लगता कि बस ये मेरी मोहब्बत ही है जो तुम्हें किसी पल भी चैन नहीं लेने देती। सारी सारी रात तो मुझे सोने नहीं देती और फिर इस तरह की बातें करती हो। मैं हैरान होती थी कि मैं कब राघव से ज़िद करती हूँ। एक मर्तबा मेरी सहेलियों ने मुझे और राघव को लंच पर बुलाया था। राघव और मैंने एक जैसे मैच करके कपड़े पहन रखे थे। जब हम मेरी सहेली के घर पहुँचे तो मैं राघव के बाजू में अपना बाजू डाले हुए थी। हम दोनों ही एक साथ चलते हुए अंदर एंटर हुए थे। मेरी सहेलियां पहली मर्तबा मेरे शौहर को देख रही थीं, क्योंकि उस वक्त तो मैं राघव से शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, बल्कि अपने माता पिता की मर्जी से कर रही थी।
लेकिन आज मैं राघव के साथ एक कॉन्फिडेंट बीवी बनकर आई थी। मेरी सहेलियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और एक ताज्जुब था, मेरे शौहर को देखने का बाद तो जैसे टूट गया था। मुझे देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थीं, क्योंकि मैं जिस कदर खूबसूरत थी, राघव तैयार होने के बावजूद कुछ खास पुरकशिश नहीं लग रहा था। कम से कम मेरे मुकाबले में तो वह इतना हसीन नहीं था। मेरी सहेलियां तो एक दूसरे से मुंह जोड़ने लगी थीं, कहने लगीं कि तुम दोनों की जोड़ी तो रात और चांद की जोड़ी है। ये कहकर मेरी एक मुनहफट सहेली हंसने लगी थी। मैं उसकी बात को भी समझ चुकी थी। उसने रात राघव को और मुझे चांद कहा था। यही मौका था जिससे मैं डरा करती थी और राघव के साथ अपनी सहेलियों के पास जाने से डरा करती थी। मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि काश मैं राघव के साथ यहाँ पर आती ही ना, और ना ही मेरे साथ ये सब कुछ होता। मेरी सहेलियों के शौहर के साथ राघव गया तो मेरी सारी सहेलियों ने मुझे घेर लिया। कहने लगीं, तुझे हो क्या गया था? यही लड़का मिला था तुझे? सच तो बस एक आम सी शक्ल सूरत का लड़का है। हमें तो लगा था कि तुम जितनी मॉडर्न हो और खूबसूरत दिखती हो, तुम्हारा होने वाला शौहर भी उतना ही प्यारा होगा। लेकिन चलो, शायद भगवान ने तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। तो मैंने अपनी सहेलियों की बात पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। कहने लगी कि जैसा भी है राघव, उसमें मेरी जान बसती है। काले गोरे रंग का क्या है, लोग तो आजकल इंजेक्शन लगवाकर भी सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सुसंशीलता और गुण। अगर इंसान बाहर से सफ़ेद और दिल से काला हो तो फिर उसके साथ गुजारा तो मुमकिन नहीं होता। मैंने अपनी सहेलियों का मुंह बंद कर दिया था। मुझे देखकर राघव मुस्कुराया था। फिर सहेलियों के साथ लंच करने के बाद हम वापस घर आने लगे। रास्ते में मुझे गोलगप्पे दिखाई दिए तो मैं राघव से कहने लगी कि राघव, गाड़ी रोको, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। राघव मुस्कुरा उठा और कहने लगा कि तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं अभी गाड़ी रोकता हूँ। राघव ने गाड़ी एक तरफ लगाई और मैं गाड़ी से निकल आई और उस ठेले वाले के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं पेट भरकर गोलगप्पे खा रही थी कि तभी वहां पर दो आवारा लड़के आकर खड़े हो गए। अगले ही पल एक लड़के ने मेरी आधी नजर आती कमर पर हाथ रख दिया और मेरी कमर को मसल दिया। जैसे ही मैंने किसी गैर व्यक्ति को अपने आप को छूते देखा तो गुस्से में मैंने गोलगप्पे का सारा पानी उस लड़के के मुंह पर फेंक दिया। राघव भी गुस्से में आ चुका था। मैं राघव से कहने लगी कि यह कमीना इंसान मुझे छू रहा था। इतना सुनते ही राघव के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, यह क्या तमाशा लगा दिया है तुमने? आसपास मौजूद लोग देखने लगे थे। वह दोनों लड़के तो उल्टा मुझ पर ही गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाकर वहां से चले गए, लेकिन राघव उल्टा उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का मुझे ही घूर कर देख रहा था। कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वह मुझे गाड़ी में लाकर पटक चुका था। तेज स्पीड से गाड़ी भी चला चुका था। कहने लगा, इस सोसाइटी में मेरी इज्जत है और तुमने मेरी इज्जत बर्बाद करके रख दी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें चिल्लाने की? राघव की बात सुनकर मैं रोने लगी। कहने लगी, राघव, आप होश में तो हो? किस तरह की बातें कर रहे हो? वह लोग मुझे टच कर रहे थे। मेरी कमर पर उसने हाथ रख दिया था। अब क्या मैं उसे खुद से दूर भी न करती? लेकिन राघव तो मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था। कहने लगा, किसने कहा था ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलो जिनसे तुम्हारा जिस्म नजर आए? जब इतना लचकदार जिस्म दिखाई देगा तो आखिर कौन मर्द है जो खुद को रोक पाएगा? राघव के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनकर मुझे एक झटका सा लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि राघव अपनी बीवी को लेकर इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है। घर जाकर राघव मुझे खामोश करवाने लगा। कहने लगा कि चलो, जो होना था हो गया। आइंदा के बाद जब तुम घर से बाहर निकलो तो ऐसे कपड़े पहनकर जाओ जिससे तुम्हारी ये हसीन पतली कमर किसी की नज़र में ना आए, क्योंकि जब इस कमर को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता तो कोई दूसरा क्या रोकेगा? इतना कहकर राघव मुझे बिस्तर पर गिरा चुका था और एक बार फिर अपनी मोहब्बत का एहसास मुझे दिलाने लगा था। लेकिन मुझे एक बात बेचैन करने लगी थी, राघव का इतना नॉर्मल रिएक्ट करना और फिर उसकी मोहब्बत भी। ये दो अलग अलग बातें थीं। उस रात फिर राघव के हाथों से खाना खाकर मैंने एक दूध का गिलास पिया और फिर सोने के लिए लेट गई। जब मेरी आंख खुली तो दिन का 1 बज रहा था। मुझे तो एक झटका सा लगा था। मैं बौखलाकर उठ बैठी। मैं इतनी देर कैसे सो सकती थी? लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बात मुझे घबराने पर मजबूर कर चुकी थी वह मेरा नाइट सूट था। यह कौन सा नाइट सूट था जो मैंने पहन रखा था? जहाँ तक मुझे याद पड़ता था मेरे 2 ही नाइट सूट हैं और दोनों ही ब्लैक रंग में थे, जबकि इस वक्त जो नाइट सूट मैंने पहन रखा था
वह बिल्कुल ही जालीदार था और सुर्ख रंग का था। मैंने तो यह नाइट सूट आज ही देखा था। मेरे जिस्म पर वह नाइटी जगह जगह से फटी हुई थी। सिर्फ फटी ना थी, बल्कि जहाँ से नाइटी फट चुकी थी वहाँ से मेरे जिस्म पर पड़े निशान भी दिखाई दे रहे थे। कहीं से खून रिस रहा था तो कहीं पर नीले के निशान थे। मैं समझने से कासिर थी कि आखिर मेरे साथ यह सब कुछ राघव ने क्यों किया है। आज से पहले तो राघव ने कभी भी मेरे साथ ऐसी सख्ती नहीं बरती थी, लेकिन जब वह मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहा था तो मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। मैं तो घबरा चुकी थी। यह मुझे हो क्या रहा था। बिस्तर से उठी तो देखकर मजीद परेशान हो गई कि बिस्तर तो खून से भरा हुआ था। मेरे वजूद पर काफ़ी जगह पर जख्म भी मौजूद थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खुद को देखा तो चेहरे पर भी नीले थे। एक पल में मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं रोने लगी कि यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। राघव मेरे साथ ऐसी सख्ती कैसे बरत सकता था। इस वक्त वह घर भी मौजूद नहीं था। मैं बाथरूम गई और खुद को फ्रेश कर लिया। बाहर आकर पहले ब्रेड जैम खाया और पेन किलर ली। राघव को लेकर मेरे जो अंदाजे थे वह मुझे अब गलत होते हुए महसूस होने लगे थे। पता नहीं क्यों, मगर दाल में कुछ तो काला ज़रूर था। मेरी हालत गिरती जा रही थी। सोचा कि हो सकता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी फ़ौरन से पता नहीं चलती और लड़कियां ऐसे काम कर जाती हैं कि बाद में पछताना पड़ जाता है। इसीलिए मैंने सोचा मुझे एक बार जाकर डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह का मसला है तो मैं फ़ौरन अपने शौहर से दूर रहूं। मैंने अपनी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार किया। राघव को कॉल किया तो कहने लगा कि बेबी, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए तुम्हें बिना बताए ही घर से चला आया। मैं राघव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि राघव, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो क्या मैं आपके साथ आज डॉक्टर के पास चली जाऊं, अपना चेकअप करवा लूं। दूसरी तरफ फ़ोन पर बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। फिर राघव कहने लगा कि पागलों जैसी बातें क्यों करती हो प्रीता, क्या है तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो तुम। मेरे पास तो आज बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें 2-3 दिन तक डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना कहकर वह फ़ोन बंद कर चुका था। लेकिन मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए सोचा कि खुद ही टैक्सी करके गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक चक्कर लगा आती हूँ। मैंने ऐसा ही किया था। जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और बताया कि मेरी तबीयत इस तरह के मराहिल से गुजर रही है, तो डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर मेरा चेकअप किया। फिर चेकअप करने के बाद कहने लगी कि ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल फिट हो। लेकिन हाँ, शायद आपका शौहर काफ़ी जज्बाती किस्म का इंसान है। ऊपर से आपकी शादी भी नहीं है। बाज़ दफ़ा मर्द ऐसी हरकत कर जाते हैं कि बीवी की तबीयत का भी ध्यान नहीं रखते। इस बारे में आपको अपने शौहर को समझाना होगा कि वह आपके साथ बार बार ताल्लुक़ मत बनाए, क्योंकि इससे आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी का सारा मज़ा ख़त्म कर देंगे। मेरी डॉक्टर मुझे समझा रही थी और मैं एक गहरी सांस खींचकर रह गई। ये सारी बातें आखिर मेरे शौहर को कौन समझाता। मैं घर वापस लौट चुकी थी और अपने शौहर राघव के बारे में सोचने लगी। शुरू में राघव का रवैया कुछ और था और अब मेरे साथ उसका रवैया कुछ और हो चुका था। दूसरी बात जो मुझे थोड़ी हैरान कर देने वाली थी, जिसे मैं शुरू में राघव की मोहब्बत समझती थी, कि राघव मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था। अगर मैं कभी खाने से इनकार करती तो कभी कभी अगर हम होटल से खाना खाकर आ जाते तो राघव मुझे लाजमी दूध का गिलास पिलाता था। वैसे तो मैं बिल्कुल एक्टिव होकर बैठी होती, लेकिन राघव के हाथ से खाना खाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाती और ऐसी मीठी नींद सोती कि सुबह राघव ऑफिस जा चुका होता और मैं यहीं बिस्तर पर लेटी होती। बहुत सी बातें थीं जो मुझे राघव को लेकर अब बेचैन करने लगी थीं। मेरा जी चाहने लगा कि जैसे मैं उस पर नज़र रखूं, उसकी हर एक हरकत को नोट करूं। जहाँ तक कि मैं ये भी सोचने लगी कि आज रात जब राघव खाना खिलाएगा तो बस किसी भी तरह वह खाना नहीं खाऊंगी। देखती हूँ, शायद आज रात मुझे नींद ना आए। कई तरह के अंदेशे थे जो मेरा दिमाग मुझे दे रहा था, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि राघव जैसा भी था, मैंने उसे अपनाया था, उससे मोहब्बत की थी। अगर ये बात सच निकल आती तो मैं जीते जी ही मर जाती। उस रोज़ जब राघव आया तो हमेशा की तरह आज भी कहने लगा कि तुम बैठो, सारा दिन काम काज करती रहती हो, रात का खाना मैं खुद तुम्हारे लिए गर्म करके लाऊंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और फिर जब राघव खाना लेकर मेरे लिए आया तो उससे पहले ही मैंने ऐसी दवा ले ली थी जिससे मैं जो भी खाऊंगी वह सब मुझे उल्टी हो जाए।
मेरा मादा कोई भी चीज़ हजम नहीं करेगा। मैंने राघव का लाया हुआ खाना तो खा लिया, लेकिन फिर वॉशरूम में जाकर सब कुछ उगल दिया। मैं हैरान थी कि टीवी लाउंज में राघव के साथ बैठे हुए मुझे आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक मुझे नींद नहीं आई थी। आज से पहले तो 5 मिनट के अंदर ही मेरी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे मैं न जाने कब की नींद की सताई हुई हूँ। लेकिन जब नींद नहीं आई तो राघव भी मुझे कहने लगा कि पहले तो तुम जल्दी सो जाती थी, आज क्या सोने का मूड नहीं है? तो मैंने कुछ ही देर बाद जानबूझकर जम्हाई लेने लगी और उठकर अपने कमरे में आ गई। सोने का नाटक करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि राघव मेरे साथ ऐसा कौन सा तरीका अपनाता है जिससे मेरी हालत इस कदर बुरी हो जाती है। लेकिन शायद असल चेहरा खुलने के बाद मैं कभी भी राघव को माफ़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं रहती दुनिया तक नहीं भूल सकती थी। कुछ ही देर बाद राघव कमरे में चला आया। कमरे में आकर उसने छुटकी बजाई, फिर तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा, जहाँ तक कि कूदने लगा। फिर कहने लगा, प्रीता डार्लिंग, सो गई हो या जाग रही हो? तुम सोते हुए बेहद हसीन लगती हो। प्रीता उठो, मुझे पानी ला दो। राघव के ये अल्फाज सुनकर एक पल को मैंने आंखें खोलकर बोलना ही चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश रही कि शायद राघव यकीन करना चाहता है कि मैं सो चुकी हूँ या जाग रही हूँ। लेकिन जब राघव को यकीन हो गया तो वह आया और आकर बिस्तर पर मेरे पास बैठ गया और फिर मेरे वजूद पर मौजूद कपड़ों को उतारने लगा। मैं एक करंट सी लेकर रह चुकी थी। ना जाने मुझे गहरी नींद में सुलाकर राघव मेरे साथ क्या करता था। मैं यही सोच रही थी कि तभी राघव मुझे पूरी तरह से बेपर्दा कर चुका था। ऐसा करने के बाद उसने मेरे वजूद पर एक चादर डाल दी और फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं तो घबरा चुकी थी। जब बहुत देर तक राघव कमरे में नहीं आया तो मैंने फ़ौरन अपनी साड़ी अपने वजूद पर दोबारा से लपेट ली, लेकिन साड़ी आधी ही लपेट पाई थी। बाकी साड़ी बिस्तर पर फैली हुई थी, क्योंकि कमरे के बाहर जो आवाज़ मुझे सुनाई दी थी, मेरा वजूद कांपने लगा था। राघव बोल रहा था, अरे भाई, तुम लोगों से तो मैं कभी भी धोखेबाजी नहीं कर सकता। पहले माल देखो और फिर पैसा दो। मैं कहता हूँ ऐसा माल जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। मैं बिस्तर पर आधी नंगी मौजूद थी। राघव कमरे में नहीं आया था, सिर्फ 2 गैर मर्द ही कमरे में आए थे। देखकर कहने लगे, हाँ राघव यार, बात तो तेरी ठीक है, ये लड़की तो वाकई हसीन है, लेकिन मैं हैरान हूँ तुझे हसीन लड़कियाँ मिल कहाँ से जाती हैं। ये तेरी चौथी बीवी है जिसके ग्राहक बनकर हम आ रहे हैं, और एक हम हैं कि हमें एक भी कमाल की गर्लफ्रेंड तक नहीं मिलती। ये बातें करके वह हंस रहे थे और मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। तो क्या राघव इन्हीं मर्दों के साथ मेरा सौदा करवा रहा था? बाहर पैसों की बात हो रही थी। एक लड़का 4 लाख कह रहा था, दूसरा 5 लाख। इस तरह की बोलियां वहां पर मेरी लग रही थीं और मैं घबराई हुई अंदाज में बिस्तर पर लेटी थी। तभी 4 लड़के कमरे में दाखिल हुए, अपने वजूद पर मौजूद कपड़े उतारने लगे और कहने लगे, इतना हसीन माल तो आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं चुप रहूं या बोल पड़ूं, मैं कुछ नहीं जानती थी। अगर मैं बोलती तो भी ना बच पाती, क्योंकि 4 मर्द थे और 5वां मेरा शौहर था। वह भूखे कुत्तों की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। पहले तो सोचा था कि अपनी जान बचाने की खातिर खामोश रहूंगी, लेकिन अपने पूरे होशो हवास में शौहर के अलावा किसी और को अपने करीब आता देखकर मैं बर्दाश्त न कर सकी और चिल्लाने लगी। उसी हालत में बिस्तर की चादर अपने वजूद पर लपेट कर मैं बाहर भाग निकली। राघव हैरान था कि मैं उठ कैसे गई। राघव को गालियां देने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी इज्जत थी, तुम्हारी बीवी थी, लेकिन मुझे कहाँ खबर थी कि तुम ऐसे निकलोगे, अपने ही बीवी का सौदा करवा रहे हो। अरे तुम तो अपने ही बीवी के दलाल बन चुके हो। मैं घर से भागने लगी, मगर अगले ही पल राघव ने मुझे बालों से जकड़ लिया और फिर कितने ही थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिए। वह मुझे बालों से घसीट कर दीवार से मारा था। मेरे माथे से, मेरे नाक से खून आने लगा। मुझे तो लगा था मेरे बाजू की हड्डी भी टूट चुकी है। राघव कहने लगा, कमीनी, मेरा तो काम ही यही है, तुझ जैसी हसीनाओं से शादी करना और फिर जिस्म फरोशी का काम करवाना। तेरे साथ तो मेरे बदले ही बहुत हैं। तूने और तेरी उन सहेलियों ने मेरी किस कदर बेइज्जती की, मुझे बुरा भला कहा, मेरे काले रंग पर बकवास करती रहीं। यही वजह है कि मैंने तुझसे ऐसा बदला लिया। अरे मैं तो तुझे सिर्फ एक मर्तबा ही छूकर तुझ पर थूक चुका हूँ। पहली रात के बाद कई मर्द घर में आते हैं और तेरी जवानी के मज़े लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। मेरे होश ठिकाने नहीं रहे थे।
मैं बेहद ज़्यादा सदमे में थी। वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो मैं एक मर्तबा फिर बिस्तर पर मौजूद थी। यकीनन कल रात एक मर्तबा फिर मेरी इज्जत लूट चुकी थी, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कमरे से आकर देखा तो दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैंने पूरे घर के सामान को तोड़ दिया। घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह बाहर से लॉक हो चुका था। अगर मैं यहाँ पर रुककर उसका इंतज़ार करती तो शायद वह मेरा कत्ल कर देता। मैंने खिड़की से कूद जाना बेहतर समझा। जैसे भी हालत में थी, खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। छलांग लगाने पर मुझे जख्म भी हुए, लेकिन सीधा पुलिस स्टेशन गई थी और जाकर अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राघव घर वापस आया तो सामने कमरे में मेरी जगह उसे पुलिस मिली थी। वह सफाई पेश करने लगा, कहने लगा, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारे इलाके का SHO बड़ा ही ईमानदार था। उसने राघव को अंदर करवा दिया और उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर भी इस्तेमाल किया। मैं रोती हुई वापस अपने माता पिता के घर आ चुकी थी। रोते हुए कहने लगी कि देख लिया आपने, आपकी ही खुशियों की खातिर मैंने उस शख्स को अपनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? राघव मुझे ऐसी दवाइयाँ भी खिला रहा था जिससे मैं मां ना बन सकूं। मेरे माता पिता भी रोने लगे, बेहद परेशान हुए। मेरी माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर देना, हम तो तेरी भलाई चाहते थे, सुकून चाहते थे। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भला माँ बाप जानबूझकर थोड़ी अपनी औलाद को आग में झोंकते हैं। मैंने राघव से तलाक ले लिया और इसके बाद शादी करने की बजाय मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और एक अच्छी नौकरी करने लगी। बाद में उसी कंपनी के एक कर्मचारी ने मुझे पसंद कर लिया, जो मुझे मेरे माजी समेत अपनाने को तैयार था। और यूं मेरी शादी अर्जुन से हो गई और अब मैं अर्जुन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जल्दी ही हमारे प्यार की निशानी, हमारा बच्चा, इस दुनिया में आने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें